वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल स्टायर। तो सबसे पहले हम स्टायर की डेफिनेशन को देखते हैं। द वर्ड स्टायर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टायरा, यानी सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ड स्टायर है ये बेसिकली लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, स्टायरा से। It is a literary attack on the follies and vices। यानी ये बेसिकली एक अटैक होता है, लिटरेरी अटैक होता है किसके ऊपर? फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। यानी ये अटैक है बेसिकली गलतियों के ऊपर, खामियों के ऊपर, कोताहियों के ऊपर, ड्रॉबैक्स के ऊपर। किस चीज़ की? इंडिविजुअल की भी हो सकती हैं ये और किसी सोसाइटी की भी हो सकती हैं। यानी जब कोई लिटरेचर वाला पर्सन, लिटरेरी पर्सन किसी सोसाइटी की या किसी इंडिविजुअल की गलतियों को, कोताहियों को, खामियों को हाईलाइट करता है विद आ व्यू ऑफ करेक्टिंग देम, और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है? उनको करेक्ट करना, यानी उस खामियों को, उन कोताहियों को करेक्ट करना, दुरुस्त करना जब मकसद होता है। थ्रू आ लाफ्टर एंड रिडिक्यूल रिटन, यानी इसका एक मकसद ये भी होता है कि लोग उस पर हंसें, लोग उस चीज़ को एंजॉय करें। यानी जो देखने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वो उस चीज़ पे हंसते हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और वो इंडिविजुअल या वो सोसाइटी वो इस चीज़ को देख के, सुन के अपनी करेक्शन करती है। और ये जो काम है ये प्रोज में भी हो सकता है और वर्स में भी हो सकता है। It is a literary attack on the follies and vices of an individual or society with a view of correcting them through laughter and ridicule, writer either in prose or verse। तो इसका मतलब है कि स्टायर एक ऐसा काम होता है जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर या किसी सोसाइटी के ऊपर स्टायर की जाती है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी खामियों को, ताकि उस सोसाइटी के अंदर वो खामियां, वो कमियां दूर हो जाएं। तो ये हमारे पास है स्टायर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है? रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल स्टायर। यानी हम जब पर्टिकुलरली रेप ऑफ द लॉक के ऊपर बात करेंगे इस लेक्चर में कि रेप ऑफ द लॉक जो है वो किस तरह एक सोशल स्टायर है। पीपल स्टाराइजेज द यंग बॉयज, गर्ल्स, aristocratic women and men, their free time activities, nature of husband and wife, the professionals। यानी जो पोप है, पोप ने इसके अंदर जो यंग बॉयज़ हैं, यानी हमने देखना है कि इस वर्क के अंदर पोप ने किस किस चीज़ को स्टाइलाइज किया है, किस किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद की है। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया है? यंग बॉयज़ के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, अरिस्टोक्रेटिक विमेन को क्रिटिसाइज़ किया है, मैन को क्रिटिसाइज़ किया है, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, उसके बाद नेचर ऑफ हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ किया है, वाइफ्स को क्रिटिसाइज़ किया है, और प्रोफेशनल्स को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आप ये सारी चीज़ों को देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क है ये इंडिविजुअली, ये किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, किसी एक पर्सन, मेल या फीमेल के ऊपर स्टायर नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के ऊपर स्टायर है। इसमें उसने बॉयज़ पे भी स्टायर किया है, गर्ल्स के ऊपर भी स्टायर किया है, अरिस्टोक्रेटिक हाई क्लास की जो औरतें हैं उनके ऊपर भी स्टायर किया है, जो मेन हैं, जो हाई क्लास के मेल कम्युनिटी है उनको भी तनकीद का निशाना बनाया है। इसके ऊपर जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं फ्री टाइम में, फ़ारिग वक्त में वो लोग क्या करते हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ, उनका जो आपस का रिलेशन है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी वहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हैं, उनको भी उसने नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि ये जो बुक है, ये जो वर्क है, इसमें उसने पूरी सोसाइटी को तनकीद का निशाना बनाया। जो जो चीज़, जो जो खामियां उसको नज़र आई हैं उनके ऊपर उसने बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिस चीज़ के ऊपर बात करता है वो कहता है बेलिंडा, अ वुमेन ऑफ 18th सेंचुरी, यानी इस
पर्टिकुलर वर्क के अंदर जो करैक्टर बेलिंडा का है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल करैक्टर नहीं है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी की जो 18th सेंचुरी की विमेन हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो उनको दिखा रही है। यानी बेलिंडा का जो करैक्टर है वो जस्ट इंडिविजुअल का करैक्टर नहीं है, बल्कि उससे पूरी सोसाइटी का एक इमेज औरतों का वो उसने क्लियर करने की कोशिश की है। द वर्ल्ड ऑफ बेलिंडा इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फैशन और ट्रिवियल वर्ल्ड। यानी बेसिकली अगर देखें तो जो बेलिंडा है उसका क्या है, फैशन की वो बात करता है कि उसने फैशन का जो वर्ल्ड है उसको प्रमोट किया है, यानी वो फैशनेबल एक औरत है। और ट्रिवियल वर्ल्ड है यानी मामूली वर्ल्ड है, यानी वो मामूली बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़िंदगी गुजार रही है और फैशन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। द होल लाइफ ऑफ बेलिंडा इज़ कन्फाइंड टू स्लीपिंग, मेकअप, एन्जॉयमेंट, यानी उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं उनमें से स्लीपिंग है, उसके बाद मेकअप है, उसके बाद एन्जॉयमेंट है, एंड अल्यूरिंग द अट्रैक्शन, अल्यूरिंग द अफेक्शन, यानी वो अट्रैक्शन हासिल करना चाहती है, वो अफेक्शन हासिल करना चाहती है, यही उसकी ज़िंदगी का जो है वो पर्पज़ है। मेलाइज एंड सबमिसिव नेचर, यानी इन चीज़ों को अगर आप सबको गौर से देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि उसने विमेन का जो करैक्टर है उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। उसने कहा है कि उसके अंदर जो सारी क्वालिटीज़ हैं इनमें कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं। यानी उसकी पूरी एक्टिविटीज़ उसने बताई हैं, यानी उसका ज़्यादा शौक सोना है, मेकअप के ऊपर उसका पूरा ध्यान है, तवज्जो है। उसके बाद एन्जॉयमेंट का ज़्यादा उसका ख्याल है, अल्यूरिंग द अफेक्शन। उसके बाद मेलाइस एंड सबमिसिव नेचर। अगर आप इस स्टोरी को अगर आपने गौर से पढ़ा है तो आपको नज़र आएगा कि जो बेलिंडा है उसका जो फेवरेट काम है वो सोना है। उसके बाद दिन 12 बजे तक यानी लेट डे तक सोना है, रात को लेट तक जागना है, पार्टीज़ में जाना है और लोगों को अपने पीछे लगाना है। और उस टाइम पीरियड में लोग उसको लव लेटर लिखते थे तो उसको वो लव लेटर पढ़ना, उनका जवाब देना सबसे ज़्यादा पसंद था। थ्रू बेलिंडा, Pope represent the women of 18th century which are busy in all these stupidities। यानी उसने बेलिंडा को रिप्रेजेंट किया है कि वो 18th सेंचुरी की रिप्रेजेंटेटर है और वो सारा दिन मसरूफ़ रहती है इन फजूलियात में, यानी उसका काम इन फजूलियात में मशगूल रहना है और कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करती। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि 18th सेंचुरी में जो वीमेन कम्युनिटी थी, जो सारी की सारी औरतें थीं, उनका काम सारे का सारा कोई प्रोडक्टिव नहीं था बल्कि जस्ट नेगेटिव था। तो ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है 18th सेंचुरी की औरतों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टेराइजेज मैन नेचर, यानी उसने जो इंसान की यानी मैन की, मेल की नेचर है उसको क्रिटिसाइज किया है। पोप रिप्रेजेंट्स द अरिस्टोक्रेटिक गैलेंट्स ऑफ द एज, यानी उस दौर के जो अरिस्टोक्रेट थे उनको उसने दिया है कि उनका जो मशगला था, जो उनका काम था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, औरतों की तारीफ़ करना, उनके पीछे भागना, उनके साथ अफेयर बनाना। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं था जिसको वो गौर से करना चाहते थे। तो जो मैन की जो नेचर है उसके ऊपर भी उसने क्रिटिसाइज़ किया। पोप satirises man's nature that is always weak at beauty। इन जो सारे के सारे मैन हैं, जो मेल कम्युनिटी है, वो ब्यूटी के पीछे पागल थी। उनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ब्यूटी थी, खूबसूरती थी, यानी खूबसूरती के पीछे पागल थे। किसी पॉजिटिव चीज़ को या मॉरल वैल्यूज़ को या मोरालिटी उनके करीब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, जस्ट ब्यूटी। Man sacrifices everything at the altar of the beauty, and even most intelligent men behave foolishly when he falls a victim of beauty। वो कहता है कि जो मैन था वो हर चीज़ को कुर्बान कर देता था ब्यूटी के ऊपर, यानी ब्यूटी लवर ब्यूटी के पीछे इतना पागल था कि वो अपनी हर चीज़ को ब्यूटी के पीछे कुर्बान कर देता था। कहता है हत्ता कि ज़हीन तरीन लोग भी जब इस कैटेगरी में, जब वो खूबसूरती के का शिकार होते थे, ब्यूटी का शिकार होते थे, तो वो इंतहाई फजूल हरकतें करते थे, इंतहाई बेवकूफ़ाना काम करते थे। उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, वो इंतहाई बेवकूफ़ाना होता था। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेराइजेज हस्बैंड एंड
वाइफ्स, यानी इसमें उसने जो एक मैरिड लाइफ है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि जो हस्बैंड हैं वो कैसा बिहेव करते थे और जो उनकी बीवियां हैं उनका एटीट्यूड जो है वो कैसा होता था। तो इसके अंदर उसने हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशन है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अंदर वो कहता है हस्बैंड ऑलवेज थिंक्स दैट देयर वाइव्स हैव बीन मैरी मेकिंग विद देयर लवर्स, यानी जो हस्बैंड्स हैं उनका ख्याल ये है कि जो उनकी बीवियां हैं वो अपने लवर्स के साथ एंजॉय कर रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड्स थे उनको अपनी बीवियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, उनके दरमियान जो एक ट्रस्ट की फ़िज़ा थी, जो एक ट्रस्ट वाला मामला था वो बिल्कुल ख़त्म था। वो ये समझते थे कि उनकी जो बीवी हैं वो सारी की सारी करप्ट हैं और उनके दूसरे लोगों के साथ अफेयर्स हैं, दूसरे लोगों के साथ तलाक़ात हैं। वाइव्स आर आल्सो नॉट वर्चुअस एट ऑल, वो कहता है कि जो और वाइव्स थीं, जो बीवियां थीं, वो भी वर्चुअस वाकई ही नहीं थीं, उनके अंदर ड्रॉबैक्स नेगेटिविटी मौजूद थी। इसका मतलब है कि वो दोनों को कहता है कि दोनों साइड से जो काम था वो तकरीबन सेम ही था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है wives love their lap dogs more than their husbands, and the death of husbands is not more shocking than the death of lap dogs। कितनी पैथेटिक कंडीशन है कि वो कहता है कि जो औरतें थीं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो लैप डॉग्स थे, यानी उनके जो पालतू कुत्ते थे जिन्होंने उनको घर में रखा होता था, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन वाली जगह थी, जो अट्रैक्शन वाला पॉइंट था वो उनके लैप डॉग्स थे। तो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने लैप डॉग से थी, इवन के अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा। और बड़ी पैथेटिक और पेनफुल बात करता है, कहता है कि जो औरतें थीं उनको अपने हस्बैंड की डेथ पे इतना ज़्यादा शौक, इतना ज़्यादा अफसोस, दुख नहीं होता था जितना कि उनको अपने लैप डॉग की डेथ के ऊपर अफसोस होता था। यानी वाकई पैथेटिक कंडीशन है कि जो औरतें थीं उनके लिए उनके मेल की, उनके हस्बैंड की वैल्यू नहीं थी, इम्पोर्टेंस नहीं थी, बल्कि उनके कुत्ते की इम्पोर्टेंस जो थी वो ज़्यादा थी। उसके बाद इसने जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है वो है जजेस। पोप स्ट्राइज जजेस फॉर मेकिंग हेस्टी डिसीजंस। वो कहता है कि जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में डिसीजन कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में डिसीजन कर रहे हैं तो वो जो डिसीजन होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे, वो भी इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी एक पार्टी की या किसी एक का मौक़िफ़ सुन के डिसीजन कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनका जो डिसीजन है उसमें रियलिटी नहीं होगी, बल्कि उसमें हेस में किया हुआ डिसीजन होगा तो वो भी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो जो कंक्लूजन है, टू सम अप द पोएम इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस artificial and hollow life, painted with a humorous and delicate style। कहता है पोप ने उस टाइप की, उस दौर की जो ज़िंदगी थी उसको जो रिफ्लेक्ट किया है, वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल थी और होलो लाइफ थी, यानी वो बिल्कुल खाली लाइफ थी। इसने बहुत ही एक ह्यूमरस और डेलिकेट अंदाज में उसको पेंट किया, यानी उसको दिखाया है, सोसाइटी को दिखाया है कि कैसे वहाँ की जो लाइफ थी, जो उस टाइम पीरियड की सोसाइटी थी, और उनकी आर्टिफिशियलिटी और होलोनेस को इसने एक बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश किया है। थ्रू दिस पोएम पोप वांट्स टू रिफॉर्म हिज सोसाइटी, यानी बेसिकली जो पोप है वो इस अपनी पोएम के ज़रिए जो सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना चाहता है, यानी उसको करेक्ट करना चाहता है, उसको बेहतर बनाना चाहता है। ये जो ड्रॉबैक्स हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो कमज़ोरियां हैं, वो बेसिकली इनको अपनी सोसाइटी के अंदर से दूर करना चाहता है। इस वजह से उसने ये पोएम लिखी। पोप्स स्टाइल इज़ यूनिक, इंटेलेक्चुअल एंड फुल ऑफ विट एंड एपिग्राम, यानी बेसिकली जो पोप्स की ये स्टाइल है वो कहता है
कि ये बहुत ज़्यादा इसमें यानी इंटेलेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। यानी एक बंदा इंटेलेक्चुअल होगा तो उसको सोसाइटी के अंदर फॉलीज, ड्रॉबैक्स, खामियां नज़र आएंगी। एक जो डल माइंडेड पर्सन है, जिसका माइंड ही काम नहीं करता, तो उसको सोसाइटी के अंदर करेक्शन का ख्याल कैसे आएगा? उसको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। इसके अलावा उसने मतलब विट है, उसमें एक अक्लमंदी है, दनाई है, और उसने इसके अंदर जो सम टाइम जो लाइंस लिखी हैं वो कमाल की लिखी हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त, लोग उसको सम टाइम जो है वो कोट भी करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी